2010 का हाँ। हेलो मेरे प्यारे बच्चे, इम्पायर ऑफ आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका इश्तियाक दिया सर आप लोग के लेके आया हूँ 2010 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ये हिस्ट्री का सेशन मेरे प्यारे बच्चे, मात्र आपको 20 मिनट में हम हिस्ट्री का 2010 में जो प्रश्न पूछा गया बिहार बोर्ड का, हम उसको करवाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर से पीडीएफ भी ले लें, तो आप एक नंबर है जिसका, इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, है ना। इसका पूरा सोल्यूशन आपको अपने भाषा में, आसान भाषा में मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। चलिए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ये 2010 में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता मेरे प्यारे बच्चे कांस्य युग की सभ्यता, किस युग की सभ्यता? कांस्य युग की सभ्यता है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो है ना, याद रखिएगा, यहाँ से कांसा धातु बहुत ज्यादा मिला था, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता कहा गया। और पश्चिमोत्तर हड़प्पा सभ्यता की जो आकृति थी त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है आपका मोहनजोदड़ो था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? देखिए हड़प्पा सभ्यता में अब तक कई नगरों का खोज हो चुका है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। इसको मृतकों का टीला भी कहते हैं। किसका टीला? मृतकों का टीला कहते हैं, याद रखिएगा, मृतकों का टीला। टिकगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वां राजधानी भी कहा था। हड़प्पा से मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ मृतकों का टीला है। यहाँ की जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ थी, जिसलिए इसे सिंध का बाग भी कहा जाता। विशाल स्नानागार, है ना, उसके बाद स्त्री के गर्भ से विशाल स्नानागार, कांस्य की मूर्ति, अन्नानागार, ये सभी मोहनजोदड़ो से मिला है, आपको याद रखना है। चलिए, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने किया था? याद रखिएगा, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका जो है कौटिल्य उसके नहीं है, याद रखिएगा। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। ये यूनानी यूनानी राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, और इन्होंने क्या किया था? इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। इस पुस्तक से हमें मौर्य वंश के बारे में क्या मिलता है? जानकारी मिलता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। पर्याक प्रस्तुत की रचना किसने किया था? है ना, पर्याक प्रस्तुत की रचना किसने किया था? पर्याक प्रस्तुत एक किताब है। इसे हमको जो है ना, गुप्त वंश के शासक गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलता है ना। पर्याक प्रस्तुत एक अभिलेख था। इस अभिलेख को कालिदास ने नहीं, वानभट्ट में नहीं, हरिसेन ने लिखवाया था। इलाहाबाद में इन्होंने लिखाया था, एक अभिलेख था। इससे हमें, है ना, समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन है, गुप्तों के काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्तों के काल में वैन सांग नाम करके एक चीनी यात्री था, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत आया था। और माफ कीजिएगा, गुप्तों के काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? वैन सांग नहीं, फाहियान भारत आया था। इसे, है ना, इसे यात्री फाहियान, फाहियान की यात्रा नामक क्या लिखा था? किताब लिखा था। वैन सांग नहीं, इति सिंह नहीं, ये नहीं था। तो याद रखिएगा, फाहियान था। भारत का इतिहास के कौन सा काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, स्वर्ण काल, यहाँ बहुत ज्यादा शांति था, बहुत ज्यादा विकास हुआ था। तो गुप्त के काल में बहुत ज्यादा सोना का सिक्का छापा गया था, गुप्तों के काल को। अगला क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किस भाषा में की गई थी? महाभारत की रचना जो है वो संस्कृत भाषा में किया गया था। महाभारत में 1,02,17 श्लोक हैं, और महाभारत में, याद रखिएगा, इतना श्लोक, मतलब कि महाभारत को संस्कृत भाषा में लिखा गया था। 18 दिनों तक क्या हुआ था? कौरव और पांडव के बीच युद्ध हुआ था। चलिए, गौतम बुद्ध को गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? गौतम बुद्ध का लुबनी में नहीं, बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को, आप लोग पता ही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, श्वेतांबर और दिगंबर, याद रखिएगा, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो मेरे प्यारे बच्चे, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जो है आपका जैन धर्म से, याद रखिएगा। हीनयान, महायान, स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है, आप लोग को पता ही है। अशोक, अशोक, है ना, अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का तीसरा राजा अशोक था, है ना। 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व तक इनका क्या चला था? शासनकाल चला था, आप लोग को याद ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है ना, अकबरनामा की रचना किसने किया था? तो अकबरनामा की रचना जो है अबुल फजल ने किया था, याद रखना। किसने किया था? बोले तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किया था। इस किताब को 5 भागों में बांटा गया था। इस किताब के अनुसार से जमीन 5 भागों में बटा हुआ था, पोलत, छछर, परती और बंजर। क्या बता हुआ था बोलिए भैया? पोलत, छछर, परती और बंजर, आप लोग को पता ही होगा, है कि नहीं है? तो पोलत, छछर, पत्ती, बंजर में बटा हुआ था। चलिए, चलिए मेरे प्यारे बच्चे, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था?
पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, याद रखिएगा 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, है ना। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, बाबर ने उसे क्या किया था, हरा दिया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था। पहला मुगल सम्राट बाबर था, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया। अंतिम मुगल सम्राट जो है बहादुर शाह जफर था, बहादुर शाह जफर सेकंड, जिसे रैगून में दर्शाया गया, दफनाया गया, और 1857 की क्रांति इसी के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन, इब्न बतूता किस देश का यात्री था, याद रखिएगा इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। इन्होंने राहिला नामक क्या लिखा था, किताब लिखा था, जिससे यह भारत में सुल्तान आपका मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था, वीर सिंह नहीं था, याद रखें कृष्णदेव राय था। इसका शासनकाल 1509 से लेकर 1529 तक चला था। कितना तक चला था, 1509 से 1529 तक चला था, आप लोग को पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, गौपुरम का संबंध किससे है, गाय से नहीं है, नगर से नहीं, व्यवसाय से नहीं है, तो गौपुरम का संबंध जो मेरे प्यारे बच्चे मंदिर से है, आपको याद रखना है। कहेगा कि गौपुरम का संबंध किससे मेरे प्यारे बच्चे, तो मंदिर से है, आप लोग जानते ही ये गौपुरम का संबंध किससे है, मंदिर से। अगला क्वेश्चन है, वीर शैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन है, याद रखिएगा कबीर दास नहीं है, गुरु नानक नहीं है, वीर शैव आंदोलन के जनक कौन है, बास बनना है, आप लोग को ध्यान में रखना है ये बात। चलिए अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है, तो याद रखिएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है, मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है ना अजमेर में, कहाँ मेरे प्यारे बच्चे, अजमेर में, याद रखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ, अजमेर में है। ताजमहल, ताजमहल का निर्माण अपनी पत्नी की याद में शाहजहां ने करवाया था, याद रखिएगा शाहजहां ने अपनी पत्नी अर्जुमन शेख बानो के याद में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया गया। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया था, याद रखिएगा पागल शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी पर यह किया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया, 1920 में शुरू किया, 1922 तक असहयोग आंदोलन चला। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, है ना, 5 फरवरी 1922 ईस्वी चोरा चोरी हत्याकांड के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को क्या कर दिया, स्थगित कर दिया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में 28 दिसंबर 1800, याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना मुंबई में किया गया। कहाँ किया गया, मुंबई में। इसके संस्थापक कौन थे, एओ ह्यूम था, पहले अध्यक्ष वैमस चंद्र बनर्जी बने, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुआ था, 1905 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन, याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन, किसने, लॉर्ड कर्जन नामक गवर्नर था, उन्होंने बंगाल विभाजन की घोषणा किया था, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन जो है ये किसने किया था, आपको बताना है। तो ये क्या था, है ना, ये चंद्रशेखर आजाद ने नहीं किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था, आपको याद होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत गणतंत्र कब हुआ, यानी हमारा संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया, लेकिन संविधान कब लागू हुआ, 1950 को ही हमारा देश क्या हुआ, गणतंत्र हुआ, आपको पता होगा। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चे, बोलो तो सर खिला। अगला क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा, कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं, ध्यान सुनिएगा, है ना। कार्बन सब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तो कर लिए हम लोग, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, कार्बन 14 विधि क्या, ध्यान सुनिएगा, कार्बन 14 विधि की खोज अमेरिका के रसायन शास्त्री बी.एफ. लिविदेव ने किया था, है ना। कार्बन 14 विधि की खोज अमेरिका के रसायन शास्त्री बी.एफ. लिविदेव ने 1946 ईस्वी में किया था। इन्होंने कहा कार्बन दो तरह का होता है, कार्बन 12 और कार्बन 14। कार्बन 12 कोई भी वस्तु में स्थिर रहता है, लेकिन कार्बन 14 घटता बढ़ता रहता है। एक कार्बन के घटने बढ़ने से प्लस माइनस 30 वर्ष मेरे प्यारे बच्चे खत्म हो जाता है। जो वस्तु में जितना कम कार्बन होता है वो वस्तु उतना ही प्राचीनतम होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कार्बन 14 विधि आयु निकालने की एक विधि है। चलिए हड़प्पा सभ्यता, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कौन कौन, कार्बन 14 विधि समझ गए, है ना। कार्बन 14 विधि एक बार फिर से समझा दे क्या, नहीं चलो कोई बात नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण है, पहला कारण क्या बोले तो, है ना, क्वेश्चन पूछा गया था, बाढ़ है, विदेशी आक्रमण है, महामारी, भूस्खलन, भूकंप। आपको क्वेश्चन पूछा था सेकंड क्वेश्चन 2010 में कि हड़प्पा सभ्यता के, है ना, पतन के कौन कौन कारण है, आपको बताना है, कौन कौन कारण है, ध्यान से सुनिएगा। हड़प्पा सभ्यता पतन के निम्नलिखित कारण है, बाढ़, विदेशी आक्रमण, महामारी, भूस्खलन और भूकंप, यह हड़प्पा सभ्यता पतन के कारण है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संगति क्यों बुलाई गई थी, चतुर्थ बौद्ध संगति का क्यों महत्व, बौद्ध धर्म में जो कमी हो गया था उस कमी को दूर करने के लिए बौद्ध संगति बुलाई गई थी। चौथा बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में बुलाया गया। इसका उद्देश्य था कि ताकि बौद्ध धर्म में जो कमी है उसको दूर किया जाए और बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में भी करवाया जाए, इसलिए किया गया था।
कहेगा चतुर्थ बोध संगति का, है ना, क्वेश्चन आएगा चतुर्थ बोध संगति का आयोजन क्यों की गई, है ना, चतुर्थ बोध संगति क्यों बुलाया गया, चौथा बोध संगति का क्या महत्व, चतुर्थ बोध संगति, है ना, बौद्ध धर्म में जो कमी था उस कमी को दूर करने के लिए बुलाया गया। चौथा बोध संगति जो है कनिष्क के शासन काल में प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य था बौद्ध धर्म की कमियों को दूर करना और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार विदेशों में भी करवाना। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, मुगल कालीन प्रशासन की चित्रकला विशेषता बताइए। प्रशासन का क्या विशेष निम्नलिखित था, मुगल काल में बादशाह सबसे बड़ा अधिकारी होता था, है ना, शासन केंद्र केंद्र से चलता था, जैसे मंत्री भी होते थे, वो राजा के अधीन काम करता था। मुगल काल में जागीरदारी प्रथा, मुगल काल में जमींदारी प्रथा का भी प्रचलन था। तो मुगल काल के प्रशासन की विशेषता अगर कहेगा तो मुगल काल में जो आला अधिकारी होता था, है ना, बादशाह सबसे बड़ा अधिकारी होता था, शासन केंद्र से चलता था, जितने भी मतलब मंत्री होते थे वो राजा के अधीन काम करता था। तीसरा नंबर, मुगल काल में जागीरदारी प्रथा का प्रचलन था, मुगल काल में जमींदारी प्रथा का भी क्या था, प्रचलन था, आप लोग जानते हैं। अलबरूनी के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि अलबरूनी के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए तो अलबरूनी के बारे में कैसे लिखिएगा, ध्यान सुनिएगा, है ना। अलबरूनी का जन्म 4 दिसंबर 973 ईस्वी को खारिज में हुआ था। जब 1017 ईस्वी को महमूद गजनबी ने वहां आक्रमण किया तो खारिज में से उसे बंदी बनाकर भारत लाया। 1024 से 1030 तक ये भारत में रहे। यहाँ रहकर उन्होंने किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखा। इस पुस्तक से हमें याद रखिएगा, इस पुस्तक से हमें भारत का धर्म, रीति रिवाज इत्यादि के बारे में, सभ्यता संस्कृति के बारे में जानकारी मिलता है। इस किताब को 80 अध्याय में बांटा गया। तोकुल अलबरूनी ने यहाँ पर 20 पुस्तक को लिखा था। अलबरूनी की मृत्यु 74 साल की उम्र, याद रखिएगा, अलबरूनी की मृत्यु 75 साल की उम्र में, है ना, हो गया, याद रखिएगा। एक बार फिर से बोल रहे हैं, अलबरूनी की जीवनी यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान सुनिएगा। अलबरूनी की जीवनी आप देख सकते हैं लिखा हुआ, लेकिन आप लोग कैसे बताते हैं। अलबरूनी का जन्म 4 दिसंबर 973 ईस्वी को खारिज में हुआ था। अलबरूनी का जन्म 4 दिसंबर 973 ईस्वी को खारिज में हुआ था, है ना, याद समझ गया बात को। जब महमूद गजनबी ने खारिज में आक्रमण किया तो अलबरूनी को अपने साथ भारत लाया। अलबरूनी भारत में 1024 से 1030 तक रहा। 1030 यहाँ इन्होंने किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखा। इन्होंने 20 पुस्तक लिखा था, लेकिन किताबुल हिंद जो है वो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक था। इस पुस्तक से हमें भारत की संस्कृति, धर्म, रीति रिवाज, खान पान, त्योहार इत्यादि के बारे में विश्लेषित जानकारी मिलता है। इस पुस्तक को 80 अध्याय में बांटा गया था। अलबरूनी एक विद्वान आदमी, इसको कई भाषाओं की ज्ञान था। अलबरूनी 1048 को 75 साल की उम्र में अलबरूनी का क्या हो गया, निधन हो गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चिश्ती सिलसिला के 3 सूफी संतों के नाम लिखे। चिश्ती सिलसिला के 3 सूफी संत निम्नलिखित है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती। चिश्ती सिलसिला के 3 संत कौन कौन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती, याद रखिएगा। चलिए 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारण के बारे में बताना है। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण चर्बी वाला कारतूस था। मंगल पांडे नामक सैनिक ने यह अफवाह फैलाई कि जिस कारतूस का हम उपयोग करते हैं उस कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी बनी हुई है। क्या बना हुआ, चर्बी मिला हुआ, जिसके कारण सैनिकों ने क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, है ना, याद रखिएगा। यह अफवाह फैल गई और सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं चर्बी वाला कारतूस 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण था। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण चर्बी वाला कारतूस था। मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने यह अफवाह फैलाई कि जिस कारतूस का हम उपयोग करते हैं उसमें गाय और सुअर का क्या मिला हुआ, चर्बी मिला हुआ है, जिसके कारण सैनिकों ने कारतूस उपयोग करने से मना कर दिया और 1857 जिसके कारण मना कर दिया और सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, जो 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी चंपारण क्यों गए, वहां उन्होंने क्या किया। महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर 1917 ईस्वी में चंपारण गए। वहां उन्होंने नीलहे किसानों से मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जो 3 कठिया प्रबंध लिखा था, जिसमें नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था, किसानों को इस गंदे कानून से क्या दिलाया, आजादी दिलाया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची को क्या कीजिए, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची को परिभाषित कीजिए। संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची निम्नलिखित परिभाषित किया गया। नंबर संघ सूची, ऐसा सूची जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाता है उसे संघ सूची कहते हैं। ऐसा सूची जिसमें राज्य सरकार कानून बनाता है उसे राज्य सूची कहते हैं। ऐसा सूची जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का मिलकर कानून बनाता है उसे समवर्ती सूची कहते हैं, संघ सूची। ऐसा सूची जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाता है उसे संघ सूची कहते हैं। ऐसा सूची जिसमें 100 विषय है, ऐसा सूची जिसमें राज्य सरकार कानून बनाता है उसे राज्य सूची कहते हैं, इसमें 61 विषय है। ऐसा सूची जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाता है उसे समवर्ती सूची कहते हैं।